Hello everyone. Today in Schools of Jurisprudence, we have discussed Analytical School of Jurisprudence and Bentham's theory regarding Analytical School of Jurisprudence. Today we will discuss Austin's theory regarding the Analytical School. So as I told you earlier, Austin's theory of jurisprudence is also known as imperative theory of jurisprudence. So ऑस्टिन का बेसिकली ऑस्टिन वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लॉ, पॉजिटर्स जिसे कहते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था. सो जॉन ऑस्टिन, तो पहली बात तो ये कि जॉन ऑस्टिन के जो जितने भी लेक्चर्स उसने डिलीवर किए थे वो लेक्चर्स को हमने कलेक्ट किया था उन्होंने, और उसको पब्लिश किया था किस नाम से, प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड. तो जितने भी लेक्चर्स जो ऑस्टिन के हैं वो आपको मिल जाएंगे. प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन करके एक पब्लिकेशन की थी उनके सपोर्टर्स ने, उसमें आपको मिल जाएगा. दूसरा उन्होंने एक और लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. ही हैज आल्सो रिटन दिस बुक, प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में. ऑस्टिन हैज कन्फाइंड हिज थ्योरी to positive law only. As we have already discussed, positive law means positus. Positus means that they consider law as it is. They don't concern about what law ought to be, right? So by the positive law, Austin meant laws properly so called as distinguished from morals and other laws. तो वो हो गए लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. दो पार्ट में ऑस्टिन ने डिवाइड किया. लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड को उसने बोला कि ये वो लॉ हैं जिनमें मोरालिटी या अदर लॉ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. और जो दूसरे लॉज हैं उन्हें उसने कहा लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. क्यों कहा? क्योंकि एज पर ऑस्टिन लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में सैंक्शंस और फोर्स का लैक होता है, ठीक है. ड्यू टू लैक ऑफ सैंक्शंस एंड फोर्स इन्हें हम कहते हैं लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड. सो पॉजिटिव लॉ डिफाइन किया जो ऑस्टिन ने. ऑस्टिन डिफाइंस पॉजिटिव लॉ एज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय एज पॉलिटिकल सुपीरियर, ठीक है, पॉलिटिकल सुपीरियर टू मेन एज पॉलिटिकल इंफीरियर, ठीक है. तो जो पॉलिटिकल सुपीरियर है उसके द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड लॉज हैं, किसके लिए? पॉलिटिकल इंफीरियर जो है उसके लिए, उसे ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ में डिफाइन किया. एज पर ऑस्टिन 4 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉजिटिव लॉ के. पहला होता है कमांड, दूसरा होता है सैंक्शन, तीसरा है आपका ड्यूटी एंड चौथा है सोवेरेंटी, ठीक है. तो कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी, सोवेरेंटी. कमांड का मतलब हो गया लॉ ऑस्टिन आइडेंटिफाइज लॉ विद द कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शंस. सो कमांड क्या है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सॉवरेन इज कमांड, ठीक है. अगर आप सॉवरेन के कमांड को नहीं मानते, वो क्या है? ड्यूटी. एज पर ऑस्टिन इट इज योर ड्यूटी टू ओबे द कमांड ऑफ द सॉवरेन. अगर आप सॉवरेन के कमांड को नहीं फॉलो करते हैं तो आपके अगेंस्ट सैंक्शंस और फोर्स का यूज किया जाएगा. तो ये बेसिकली जो 4 इसके एसेंशियल्स हैं, इनका यही मतलब है. बट जो जस्टिस होम्स ने क्रिटिसाइज किया था ऑस्टिन की ये जो पॉजिटिव लॉ की थ्योरी है, बिकॉज उन्होंने कहा कि यहाँ इसमें आइडियलिज्म और जस्टिस का कोई भी जगह नहीं है. जो ऑस्टिन की पॉजिटिव लॉ की थ्योरी है उसमें आइडियलिज्म भी नहीं है और जस्टिस भी नहीं है. इट इज लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट एज वेल. तो ये आपके जस्टिस होम्स तो थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है. अब मेजर थ्रस्ट क्या था ऑस्टिनियन पॉजिटिव लॉ का? सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी, ठीक है. कि उन्होंने कहा कि जो मॉरल्स हैं उनका कोई भी जो प्लेस है वो है ही हो ही नहीं सकता लॉ में. लॉ को मोरालिटी, जस्टिस, इन सारी चीज़ों से, मीन्स किसी को एडवांटेज देना या किसी को किसी तरीके की का बेनिफिट देना, इन सारी चीज़ों से लॉ को अलग रखना चाहिए. फिर ऑस्टिन मेड हिज सिस्टम ऑफ लॉ लॉजिकल, कोर्सिव एंड इन्फोर्सिएबल एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी, ठीक है. क्योंकि जो लॉ होता है वो आप सबको पता है, लॉ सोसाइटी की नीड के हिसाब से होता है और लॉ शुड बी डायनेमिक.
लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। डे बाय डे सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, उन्हीं चेंजेस के अकॉर्डिंग लॉ को भी चेंज होना पड़ता है। जब हमने लॉ की कोडिफिकेशन की बात हुई थी, तब कभी किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले वक्त में एक कंपटीशन जो होता है उसके लिए भी आपको लॉ की ज़रूरत पड़ जाएगी। जो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं मार्केट में, उसके लिए लॉ की ज़रूरत पड़ जाएगी, यानी कंपटीशन लॉ की ज़रूरत पड़ जाएगी। और जो इंटरनेट के थ्रू आप बातें कर रहे हैं, या इंटरनेट पे जो आप अपने कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, या इस तरीके की जो भी बातें इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के टाइम पे हो रही हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपको साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अगर लॉ का नेचर डायनेमिक नहीं होता, तो आज इन चीज़ों को, नए जो इश्यूज और नए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको टैकल करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कहते हैं कि सोसाइटी भी डायनेमिक होती है और लॉ भी डायनेमिक होता है, क्योंकि लॉ चेंज होता है एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। बट ऑस्टिन के हिसाब से ऐसा नहीं था। ऑस्टिन ने कन्फाइन कर दिया था अपने पॉजिटिव लॉ को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी एंड सोवेरेंटी। अगर कोई कमांड सॉवरेन का अनजस्ट है, तो क्या उसको फॉलो करना भी सब्जेक्ट की ड्यूटी है? ड्यूटी नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑस्टिन ने सैंक्शन और फोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए अगर कोई कमांड जो है सॉवरेन का, वो अनजस्ट भी होगा, तब भी लोग उसे फॉलो करेंगे। तो इस तरह से जो कन्फाइन कर दिया है, इसी वजह से इनका जो ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत हुआ। ऑस्टिन के लिए कमांड वाज द की टू द साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। मतलब देयर इज नथिंग बियॉन्ड द कमांड एज पर ऑस्टिन। इसीलिए इसे इंपरेटिव थ्योरी और पॉजिटिव लॉ थ्योरी भी कहा गया है, कि आप कमांड के बियॉन्ड गए नहीं। ऑस्टिन के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट कमांड ऑफ द सॉवरेन। एच.एल.ए. हार्ट एक फिलोसफर, जिनका एनालिटिकल स्कूल में भी थोड़ा बहुत योगदान है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ऑस्टिन की थ्योरी को, ये कह के दैट ऑस्टिन्स ट्रायोलॉजी ऑफ कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शंस, he holds that it creates a situation where law only obligates subjects and threatens them with physical coercion, unmindful of the legitimate moral cum social obligation of the sovereign towards his subjects, compelling the subjects to obey it even if it is unjust और अनफेयर। जैसा मैंने अभी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, वो इन्होंने अपनी इस लैंग्वेज में एच.एल.ए. हार्ट ने क्रिटिसाइज किया कि जो ट्रायोलॉजी है ये ऑस्टिन की, इसने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जो सॉवरेन की तरफ से उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उन उनके लिए एक जो माइंडफुल होता है, एक जो एक कहते हैं कि फीलिंग्स की बात अगर हम करें, तो वो फीलिंग्स का लैक ऑफ फीलिंग्स है, लैक ऑफ फेयरनेस है, लैक ऑफ जस्टनेस है। तो इसको क्रिटिसिज्म ये भी कह सकते हैं कि जैसे बोनस, आज के टाइम में बोनस एक्ट भी है आपका, पीएफ भी है, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं हम कि एक्ट आपके हैं, इंश्योरेंस एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टिन ने नहीं कही। ऑस्टिन ने कहा कि नहीं, जो सॉवरेन है उसको सिर्फ कमांड देना है, जस्ट हो अनजस्ट हो, और सब्जेक्ट को उसको फॉलो करना है। तो इसी बात को लेकर के एच.एल.ए. जो हार्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था आपके ऑस्टिन को। सैलमन ने भी क्रिटिसाइज किया ऑस्टिन को। सैलमन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया। सैलमन हैज आल्सो क्रिटिसाइज ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ, व्हिच कंप्लीटली डाइविस्ट लॉ फ्रॉम मोरालिटी and hold that law to be effective must have in it element of ethics, ठीक है, रीजनेबलनेस एंड जस्टिस, ऑफ कोर्स। तो सैलमन ने क्रिटिसाइज किया कि इनकी जो थ्योरी है जो लॉ की, वो टोटली उसमें मोरालिटी का लैक ऑफ मोरालिटी है। बल्कि लॉ इफेक्टिव तब माना जाता है जबकि उसमें एथिक्स भी हो, वो रीजनेबल भी हो, और जस्टिस का भी काम कर रही हो, तभी जो है वो एक कोई भी थ्योरी या लॉ जो है वो पॉपुलरली जो है एक्सेप्टेंस उसकी होती है। फुलर हैज आल्सो क्रिटिसाइज ऑस्टिन। एज पर फुलर, लियोन फुलर, law passed in derogation of popular will and needs of society would be short lived and cannot muster public support, as I just told you कि जो भी जिनके पास पॉपुलर जो सोसाइटी का विल है, उसका सपोर्ट जिस लॉ के पास नहीं होता है, वो लॉ इज नॉट लॉ, और बहुत छोटे टाइम के लिए सस्टेन कर पाता है, वो लॉन्ग रन के लिए सस्टेन नहीं कर पाता। अब आते हैं कि ऑस्टिन की जो इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है वो एग्जैक्टली कहती क्या है।
तो ऑस्टिन ने कहा कि लॉ क्या है, अ रूल लेड फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। इन्होंने ये कहा कि मेरे द्वारा, एक इंटेलिजेंट बीइंग के द्वारा दूसरे आपके लिए, इंटेलिजेंट बीइंग के लिए लॉ बनाना, एक रूल सेट करना। बात वही हुई कि दोनों में सेम है, बट इन्होंने बाद में ये कह दिया कि जिसके पास पावर है, तो जिसके पास पावर है उस इंटेलिजेंट बीइंग के द्वारा दूसरे इंटेलिजेंट बीइंग के लिए रूल सेट करना है, दैट इज लॉ। लॉ को कहा इन्होंने, एक लॉ तो वो हो गया जो सेट बाय गॉड होता है मैन के लिए, एक लॉ इन्होंने कह दिया कि जो लॉ मेड बाय मैन फॉर मैन। तो ये है बेसिकली ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट। सो ऑस्टिन के हिसाब से पॉजिटिव मोरालिटी इज नॉट लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, एज वी हैव डिस्कस्ड। Study and analysis of positive law alone is the appropriate subject matter of jurisprudence। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या थे ऑस्टिन के? कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शंस। कमांड क्या था? जो सॉवरिन बोलेगी वो कमांड है। ड्यूटी है कि आपको ओबे करना है सॉवरिन की हर बात को। सैंक्शंस एंड फोर्स है, जब अगर आप कमांड नहीं मानते हैं सॉवरिन का तो आपके अगेंस्ट सैंक्शन का यूज हो जाता है। सो एवरी लॉ इज अ कमांड imposing a duty enforced by sanction. Thus, law is the sovereign command. So, law is the command of the sovereign carrying with threat of evil, carrying with threat of evil, which is called as sanction, and the party commanded and threatened is under an obligation to obey it. So, जिसके लिए कमांड दिया जा रहा है उसके पास कोई राइट नहीं है एक्सेप्ट इसको ओबे करना। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्टिन्स थ्योरी, ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ रिगार्डिंग एनालिटिकल स्कूल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। अब किस बात पे आप ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करेंगे? बहुत सारी आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो इस बात से, बहुत सारे फिलोसफर ने उसे क्रिटिसाइज किया है। पहली तो ये है कि कस्टम्स जो है उनको टोटली ओवरलुक कर दिया है। जो हिस्टोरिकल, ऑस्टिन्स व्यू दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन इज नॉट सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हिस्टोरिकल स्कूल की हम बात करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे, बट हिस्टोरिकल जो आपका जो रूल है या हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन ऑफ लॉ का है उसमें कस्टम प्रिवेल करता है, क्योंकि जब हम बैक टाइम में जाते हैं तब वहाँ पे कोई रूल्स और कोई लॉ नहीं थे, तब कस्टम से सोसाइटी रन की जाती थी। बट ऑस्टिन की जो पॉजिटिव थ्योरी है, जो कमांड थ्योरी है, उसमें कस्टम्स को टोटली ओवरलुक किया गया है। परमिसिव करेक्टर ऑफ द लॉ टोटली इग्नोर्ड। मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था बोनस एक्ट के बारे में और लॉ ऑफ विल के बारे में, यही बात इसमें है कि जो ऑस्टिन थ्योरी डज नॉट टेक नोटिस ऑफ लॉज विच आर ऑफ परमिसिव कैरेक्टर एंड कन्फर प्रिविलेजेस। एडवांटेजेस की बात मैंने कही थी। सो प्रिविलेजेस, तो ऑस्टिन की जो थ्योरी है उसने प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस का बिल्कुल भी इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं किया कि बोनस एक्ट हो गया या विल, लॉ ऑफ विल हो गया, इसको टोटली उन्होंने इग्नोर किया। नो प्लेस फॉर जज मेड लॉ, क्योंकि जब सब कुछ सॉवरेन ही कह रहा है तो कमांड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ एज पर ऑस्टिन। सो जब कमांड ऑफ द सॉवरेन लॉ है तो कुछ भी, क्योंकि कोडिफाइड नहीं है तो किसी में इंटरप्रिटेशन ही नहीं करना है, तो जब इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जज मेड लॉ का ऑफकोर्स ओवरलुक हो ही जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी। नेक्स्ट है कि ऑस्टिन ने जो इंटरनेशनल लॉ है उसको लॉ नहीं माना। he considered it as a mere morality। क्यों? क्योंकि सैंक्शन नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। एज पर ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ बिकॉज इट लैक्स सैंक्शन। तो क्या इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है क्योंकि इसमें सैंक्शन नहीं है? और कुछ हद तक सैंक्शंस भी हैं। आप अभी इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सैंक्शंस भी हैं, बट रीजनेबलनेस के साथ, जस्टिस के साथ, फेयर प्ले के साथ। नेक्स्ट आता है कि कमांड जो है, ऑफ कोर्स कमांड की जो थ्योरी है उसको बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज कर दिया है आपके ऑस्टिन ने। कमांड सब कुछ नहीं होता, इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं तो आपके पास राइट टू रिवोल्ट भी होना चाहिए।
हर कमांड, आपने आईपीसी में भी पढ़ा होगा, 76 की मैं बात करूं, 79 की बात करूं, तो वो क्लियरली मेंशन करता है कि अगर आपके सुपीरियर का कोई ऐसा ऑर्डर है जिसको आपको, जो जस्टिस नहीं, जो जस्ट नहीं है, जिसको आप, यू कैन नॉट जस्टिफाई, जिसको, उसको अगर आप ओबे ओबे करते हैं, देन यू विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो इसीलिए कमांड, हर कमांड को बहुत ज्यादा ओवर एम्फोसाइज कर दिया है ऑस्टिन ने, कि देयर इज नथिंग इन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड देयर इज नथिंग इन लॉ एक्सेप्ट द कमांड ऑफ द सोवरेन, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोवरेन इज अनजस्ट, सोवरेन इज अनफेयर। ठीक है, तो ये है आपका जो क्रिटिसिज्म है वो है ऑस्टिन का। एक एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म और भी हो सकता है मेरे हिसाब से, कि जो सैंक्शंस हैं, सिर्फ सैंक्शंस ही जरूरी नहीं है ओबीडियंस को व्हाट वी कैन से इंड्यूस करने के लिए। सैंक्शंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपने जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी बात मनवाने के लिए, किसी तरीके का प्राइज हो गया, या किसी तरीके की सिंपति हो गई, किसी तरीके के रीजंस हो गए, इन सारी बातों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर आपसे अपनी कोई बात मनवानी है तो मैं उसके लिए आपको सैंक्शंस या फोर्स के ही का ही वो ले सकती हूँ सहारा। मैं आपको इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि आप ये पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद अब मैं एक टेस्ट लूंगी, उस टेस्ट में जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे उनको मैं एक प्राइज दूंगी, या इस तरीके का कुछ भी एडवांटेज या प्रिविलेज मैं आपको प्रोवाइड करके भी आपसे अपने अपने जो कमांड है उसको ओबे करवा सकती हूँ। तो सैंक्शन और कमांड पे ज़्यादा इन्होंने इम्फोसाइज, ओवर इम्फोसाइज किया है, इसीलिए ऑस्टिन की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और प्रेजेंट टाइम में जो ये थ्योरी है इसकी रेलिवेंसी भी नहीं है, बिकॉज आप वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सॉवरेन के कमांड को ही फॉलो नहीं किया जा सकता किसी भी फील्ड में। So this is it for today. If you have any question in your mind, you can ask me. Thank you.